सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर से पिंजड़े में बंद तोता कह दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता की धारणा से बाहर आने की नसीहत ने मोदी सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठा दिया है। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा है कि सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि उसे ऐसा दिखना भी चाहिए। इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई और गिरफ्तारी पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। कानून के शासन द्वारा संचालित कार्यात्मक लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। सीजर की पत्नी की तरह जांच एजेंसी को भी निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ समय पहले इसी अदालत ने सीबीआई की आलोचना करते हुए इसकी तुलना पिंजड़े में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो यह होनी चाहिए कि तोता पिंजड़े से बाहर आया है। 2013 में कोयला घोटाले की जांच के संदर्भ में कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कह दिया था। 11 साल बाद फिर से कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा है। कोर्ट ने जो कहा है उसी तरह की बात लोग भी कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां विपक्ष को कुचलने के लिए की जा रही हैं। विपक्ष के नेता जेल में ही सड़ जाएं और चुनाव दर चुनाव गुजर जाए, इसलिए की जा रही हैं। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई की आलोचना करते हुए इसकी तुलना पिंजड़े में बंद तोते से की थी। इसलिए जरूरी है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो ऐसी होनी चाहिए कि तोता पिंजड़े से बाहर आ गया है। तो अब बीजेपी क्या करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इन एजेंसियों का बचाव करते रहे हैं कि उनके दौर में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने तोता वाले बयान की याद दिलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के महीने में उसी बयान की फिर से याद दिलाई है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद है। एक नहीं, तमाम खोजी रिपोर्ट हैं कि मोदी सरकार की एजेंसियां विपक्ष को टारगेट कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मानने को तैयार नहीं। हर बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों को खुली छूट दी गई है। अरविंद केजरीवाल के केस में इस खुली छूट का नमूना दिखता है कि ईडी के केस में जमानत मिलती है तो सीबीआई जाकर गिरफ्तार कर लेती है। यही वो खुली छूट है जिससे आज विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। और कोयंबटूर का एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस सेक्टर की समस्या कहने के लिए वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर माफी मांगता है। मनमोहन सिंह की सरकार होती तो सही बात कहने के बाद यही बिजनेसमैन वित्त मंत्री से इस्तीफा मांग रहे होते, लेकिन यहां माफी मांग रहे हैं। इस माफी के पीछे का कारण डर है, और डर का चेहरा है ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां। यह मत सोचिएगा कि मोदी सरकार के दौर में पहली बार न्यायपालिका ने इन एजेंसियों की आलोचना की है।
अप्रैल 2022 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने भी सीबीआई की गिरती साख पर चिंता जाहिर की थी। उस समय के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सीबीआई अब पिंजड़े में बंद तोता नहीं है। इन्हें क्यों अचानक कानून मंत्रालय से हटाया गया, आज तक यही रहस्य बना हुआ है। अप्रैल 2022 में एक कार्यक्रम में जस्टिस रमना ने कहा था, इन एजेंसियों को संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढांचे में काम करना होगा। इससे हटने का मतलब है संस्थाओं को चोट पहुंचाना और उन्हें कमजोर करना। इन संस्थाओं को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी होगी। बीजेपी या मोदी सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी, तब भी नहीं किया था, अब भी नहीं करेगी। जस्टिस रमना के बयान के कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर सीबीआई को संबोधित करते हुए एक पोस्ट ही लिख डाला, काव्यात्मक पोस्ट। लिखा कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, इस संस्था की कुछ तो खासियत है। हमने अतीत में न्यायपालिका से आपके बारे में कुछ अमर्यादित टिप्पणियां सुनी हैं, लेकिन आपका पेशेवर काम और ईमानदारी ठोस है और सीबीआई अब पिंजड़े में बंद तोता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता की छवि से बाहर आना होगा। जस्टिस भुयान के फैसले के बाद सीबीआई को किरण रिजिजू के इस पुराने पोस्ट से भी राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने अपने फैसले में सीबीआई की करतूतों को ठीक से उजागर किया है। जाहिर है बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सीबीआई तोता नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के सर पर बैठने वाला बाज है। अगर किसी जज ने टिप्पणी करी है, उसका संज्ञान लेते हुए हमें उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। बीजेपी का यह आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन देश की इन जांच एजेंसियों की क्या हालत है। आप दिल्ली शराब कांड के मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई फैसलों में देख सकते हैं। पता चल रहा है कि बाज अपने आप को नियमों से ऊपर समझता है और खेल के नियम भी खुद ही तय करता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक मत से जमानत तो दे दी, मगर गिरफ्तारी की वैधता पर जस्टिस भुयान और जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों में मतभेद दिखाई दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी को वैध माना, लेकिन जस्टिस भुयान ने कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में 22 महीने के बाद केजरीवाल की अचानक गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। जस्टिस भुयान ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी मामले में दी गई जमानत को निरर्थक बनाने के लिए थी। जस्टिस उज्जवल भुयान ने यह भी कहा कि सीबीआई ने 22 महीनों तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर जब वे ईडी मामले में रिहा होने वाले थे तो उस समय उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी और तत्परता क्यों थी। यहां निर्दोष होने की संभावना है, ऐसे में जमानत नियम है और जेल अपवाद या न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वो ट्रायल शुरू होने से पहले की प्रक्रिया को ही सजा ना बनने दें। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की देरी से की गई गिरफ्तारी अनुचित है, और जब केजरीवाल को पीएमएलए के ज्यादा कड़े प्रावधानों के तहत जमानत मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए सीबीआई द्वारा उन्हें आगे हिरासत में रखना पूरी तरह अस्वीकार्य है। जस्टिस भुयान ने उन शर्तों से भी अपनी असहमति जताई जो कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए लगाई है। उन्होंने कहा, मुझे उन शर्तों से गहरी आपत्ति है जिनमें केजरीवाल को सचिवालय में जाने और फाइलें साइन करने से रोका गया है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं कहूंगा। यह भी नोट करने वाली बात है। सीबीआई को लेकर जस्टिस भुयान की टिप्पणी केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति से भी पर्दा हटा रही है।
एक दूसरी जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले को निरर्थक बनाने के लिए किसी को गिरफ्तार करती है ताकि कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल बाहर ही ना आ सकें। केजरीवाल को आखिर किस लिए मार्च से लेकर अब तक जेल में रखा गया? किसके इशारे पर ये एजेंसियां गिरफ्तारी का खेल खेल रही हैं? अब तो यह पूछा ही जाएगा। सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से केजरीवाल को करीब 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और जमानत पर रोक लग गई। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। जेल में रखने के लिए 2 एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हुआ। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा, सीबीआई की कार्यप्रणाली जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा करने वाली है। लगता है कि जब ईडी के केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निर्णय किया, उसी वक्त जाकर सीबीआई सक्रिय हुई और कस्टडी मांगती है। उससे पहले 22 महीने तक उसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सीबीआई का ऐसा कृत्य गिरफ्तारी के समय पर बल्कि खुद गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इन परिस्थितियों को देखकर यह विचार बनता है कि सीबीआई द्वारा अचानक गिरफ्तारी शायद केवल ईडी वाले मामले में अपीलकर्ता को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुयान की बेंच के सामने 3 सवाल थे। क्या सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी? दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल को सामान्य जमानत दी जानी चाहिए? और तीसरा कि क्या मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए? जस्टिस सूर्यकांत ने अपने निर्णय में गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना, लेकिन अपीलकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल की सामान्य जमानत की अर्जी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय वे केजरीवाल को वापस ट्रायल कोर्ट भेजना जरूरी नहीं समझते और मानते हैं कि उन्हें सामान्य जमानत दी जा सकती है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य कर दिया। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की राय भले अलग अलग थी, लेकिन जमानत को लेकर दोनों एकमत नजर आए। फिर से यह बात दोहराई गई कि बेल नियम है और जेल अपवाद। जब भी यह बात दोहराई जाती है, कुछ चेहरे याद आ जाते हैं कि उमर खालिद से लेकर गुलफिशा के लिए कब यह नियम लागू होगा कि बेल नियम है, जमानत अपवाद है। जस्टिस भुयान ने कहा, एक भी दिन जेल में रखना अत्यधिक है। 14 सितंबर 2024 को उमर खालिद की गिरफ्तारी को ठीक 4 साल पूरे हो जाएंगे। 1460 दिन से उमर खालिद जेल में हैं। उमर खालिद के अलावा शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान भी उन्हीं की तरह जेल में हैं। यही बात उमर खालिद और इन तमाम लोगों पर क्यों नहीं लागू होती कि जमानत से इनकार करना अन्याय है, जमानत ही नियम है और जेल अपवाद। अपराध कितना भी गंभीर हो, किसी को बिना ट्रायल के अनंत काल के लिए जेल में नहीं रख सकते।
जिस तरह से दिल्ली शराब कांड में ईडी की जांच और सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और कहा है, उससे यही पता चलता है कि विपक्ष के खेमे में भ्रष्टाचार के नाम पर इन एजेंसियों के इस्तेमाल से हमला किया गया ताकि विपक्ष हमेशा हमेशा डरा रहे और कमजोर लगे। पहले केस किया जाता है, फिर गोदी मीडिया लगाकर माहौल बना दिया जाता है, डरा डरा कर हतोत्साहित कर दिया जाता है। वरना आज देश का हर मीडिया चीख रहा होता कि कब तक एजेंसियां किसी को भी किसी भी तरह से फंसाकर जेल में डालती रहेंगी। अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, पूरी पार्टी है उनके पीछे, तब भी मार्च से लेकर सितंबर आ गया। कभी ट्रायल कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर से हाई कोर्ट, फिर से ट्रायल कोर्ट। जमानत की कितनी बार सुनवाई हुई, उन्हें भी आसानी से जमानत नहीं मिली। लेकिन क्या कोई आम आदमी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार इतना खर्च कर सकता है, इतना समय लगा सकता है? वह बर्बाद हो जाएगा, बल्कि बर्बाद हो गया। नरेंद्र मोदी के दौर में एजेंसियों के इस खतरनाक इस्तेमाल पर कब बात होगी? कब तक इनके डर से लोग चुप रहेंगे और सवाल नहीं करेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया होता और ट्रायल कोर्ट की जमानत का विरोध नहीं हुआ होता तो केजरीवाल 20 जून को ही बाहर आ जाते। साफ पता चलता है कि इस कोर्ट से उस कोर्ट में जमानत का विरोध करो, मामले को लटकाओ, गिरफ्तार करो, जमानत मिल जाए तो दूसरी एजेंसियों से गिरफ्तार करवा दो। आज यह खेल उजागर हो गया, बल्कि कई बार इस खेल की पोल खुल चुकी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में ईडी और हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह भी कम चिंताजनक नहीं है। ज्यादातर जमानतें सुप्रीम कोर्ट से मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल नियम है, जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट को नजर आया कि स्वतंत्रता का अधिकार कैदियों को भी हासिल है। ट्रायल शुरू होने या पूरी होने तक आप उन्हें जेल में रखकर सजा नहीं दे सकते। क्या ये बातें, क्या ये बुनियादी बातें हाईकोर्ट के स्तर पर देखी नहीं जा सकती थीं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट के फैसलों को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अब 20 जून को हाईकोर्ट ने ट्रायल की जमानत पर जब रोक लगाई, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे असामान्य माना था। कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया भी नहीं और ईडी जमानत पर रोक के लिए हाईकोर्ट चली गई और जमानत पर रोक भी मिल गई। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली, आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी बस एक इंश्योरेंस वाली गिरफ्तारी है, मतलब जेल से ना छूट पाए इसकी गारंटी है। जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि 22 महीने तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, उसके बाद सीबीआई अरेस्ट करती है। जहां तक गिरफ्तारी के आधार का प्रश्न है, यह गिरफ्तारी की अनिवार्यता को साबित नहीं करते। सीबीआई उनके टालने वाले जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी और लगातार जेल में रखने को सही सिद्ध नहीं कर सकती। आरोपी को दोष साबित करने वाले बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर जेल में रखना न्याय का माखौल बनाना है, वो भी खासकर तब जब उन्हें ज्यादा सख्त पीएमएलए में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
इससे भी आगे जाकर सीबीआई ने यह दावा कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिलती है तो यह दिल्ली हाई कोर्ट के मनोबल को गिराने वाला होगा, जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए वापस ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा तो हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा। क्या यह सब जनता को समझ नहीं आ रहा? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाकर एक प्रकार से सीबीआई की सभी प्रमुख 3 दलीलों को खारिज कर दिया। सवाल है कि एक मुख्यमंत्री को मार्च से लेकर सितंबर तक जेल में रखा गया, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बहस में 100 तर्क दिए जाएंगे। गोदी मीडिया केजरीवाल को ही अपराधी मानता रहेगा या कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों पर सरकार से सवाल ही नहीं पूछेगा। लेकिन जनता को तो यह सब दिखना चाहिए कि जब एक मुख्यमंत्री के साथ सरेआम ऐसा हो सकता है तो उसका घर कब तक सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।